देवर से भरे ससुराल में प्रेग्नेंट बहू की केयर। ये है कल्पना, जो घर का सारा काम करने के बाद सुकून से अपने कमरे में बैठी खाना खा रही है। कल्पना कहाँ है? क्या कर रही है? जल्दी से मेरे कमरे में आ। अपने मुंह का निवाला थाली में रखकर कल्पना अपनी भाभी राशि के कमरे में जाती है, जहां राशि बात गाउन पहने आईने के सामने खड़ी अपने गीले बाल हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। भाभी जी, मैं खाना खा रही थी। हाँ ठीक है, खाना बाद में खा लेना, पहले मेरा काम कर दे। मैं अभी नहा कर आई हूँ, मेरी गीली साड़ी बाथरूम में पड़ी है, जाकर धो दे। कल्पना बाथरूम में जाकर राशि की साड़ी धोकर उसे छत में सूखने को डाल देती है। अगली सुबह फटा सूट पहने कल्पना किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी कल्पना तू कहाँ है? जल्दी से मेरे कमरे में आ। अब किचन का काम छोड़कर कल्पना राशि के कमरे में जाती है तो देखती है कि राशि बेड पर चादर ओढ़े लेटी है और उसका बड़ा भाई विजय आईने के सामने खड़ा पैंट पहन रहा है। जी भाभी जी बोलिए। कल्पना, तेरे भैया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनके जूते पॉलिश कर दे। भाभी जी, मैं भैया के जूते कैसे हाथ लगा सकती हूँ? भैया, भाभी को मना करो ना आप। तू भैया से क्या बोल रही है? मैं बोल रही हूँ ना, जूते पॉलिश कर। विजय शर्ट पहनने के बाद पैंट पहनने लगता है और कल्पना उसके जूते पॉलिश करके अपनी माँ के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ पूजा कमरे के कोने में रखी सिलाई मशीन पर ब्लाउज सिल रही थी। मम्मी देखो ना, भाभी मुझसे घर का सारा काम करवाती, खुद कुछ नहीं करती। मुझे खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता। आज भाभी ने मुझसे भैया के जूते भी पॉलिश करवाए और भैया कुछ भी नहीं बोले। तो मैं क्या करूं कल्पना? तेरी भाभी को मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। अब भाभी को भैया ने सर चढ़ा रखा है। तुम भी उन्हें कुछ नहीं कहती। मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं, भाभी मुझे नए कपड़े भी नहीं लेने देती। मैं भैया से बोल बोल कर थक गई हूँ, वो भी नहीं सुनते। तो मैं क्या कर? तू कल को अपने ससुराल चली जाएगी, वहां पहनना जितने नए कपड़े पहनना हो। ठीक है मम्मी, तुम कुछ मत करो, लेकिन भाभी को इतना बोल ही सकती हो कि मुझसे तू करके बात ना किया करे। कौन भाभी अपनी ननद को तू करके बात करती है? तेरी भाभी तुझसे बड़ी है, तेरे भैया भी तुझसे तू करके ही बात करते हैं ना। लेकिन मम्मी, मुझे अपना काम करने दे, तू भी जाकर अपना काम कर। अपनी माँ की बातों से निराश होकर कल्पना वहां से चली जाती है। तेरी भाभी की धमकी की वजह से मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं तेरे लिए कुछ भी करती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो तेरी भाभी मुझे ओल्ड एज होम भेज देगी। तेरा भैया भी तो उसी के इशारों पर नाचता है, वो उसे कुछ नहीं कहता। अपने भैया के व्यवहार और माँ की बातों से दुखी अकेले ही घर का सारा काम जैसे झाड़ू पोछा खाना और बर्तन करके शाम को अपने कमरे में उदास बैठी कल्पना। मम्मी और भैया पहले ऐसे नहीं थे, भाभी के आने के बाद सब बदल गए हैं। देख कल्पना, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाभी को ले जाकर दे दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन मैं क्या करूँ। तभी स्टाइलिश साड़ी और हार पहने राशि वहाँ आती है। जब तुम दबे पांव घर के अंदर आए, तभी मैं समझ गई थी कि तुम चोरी चोरी अपनी बहन के लिए कुछ लाए हो। देखो राशि, कल्पना के कपड़े फटे हुए थे, इसलिए मैं उसके लिए नया सूट ले आया, बस, और कुछ नहीं है। ये भी सस्ता ही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ क्या? मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे एक डायमंड नेकलेस दिला दो, वो तो खरीदा नहीं जा रहा तुमसे। और बहन के लिए कहाँ डायमंड नेकलेस और कहाँ ये कपड़े? तुम किसका कंपैरिजन किससे कर रही हो राशि? हाँ, तुम अपनी पूरी गृहस्थी अपनी बहन पर ही लुटा दो, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। राशि विजय से सलवार छीनकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। विजय भी उसके पीछे जाता है। उसी शाम डिनर करके राशि बालकनी में खड़ी चांद की तरफ देखकर, ये तो अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आज से पहले ना जाने कितनी बार कल्पना के लिए कपड़े और ना जाने क्या क्या आया होगा। अब कल्पना को अपने ससुराल भेजना ही होगा। तभी राशि को कुछ याद आता है और वो भागकर विजय के पास जाती है। रूम में बेड पर लैपटॉप लिए बैठा विजय ऑफिस वर्क कर रहा था। विजय, तुम ना अपनी बहन की शादी कब कर रहे हो? बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो कर देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी फ्रेंड के रिलेशन में एक लड़का है मीत। हाँ वो तो ठीक है, बट ऐसे कैसे बिना देखे और जाने अपनी बहन की शादी किसी से भी कर दूं? ना उसका पता ना उसके परिवार का। मीत अपनी बीमार माँ, 4 छोटे भाइयों और पिता के साथ रहता है। उसके घर वालों को तुम्हारी बहन जैसी कामकाजी बहू चाहिए। मीत मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। अब और क्या जानना है उसके और उसके परिवार के बारे में? मैं ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं करवा सकता। वहां तो वो काम कर करके ही आदी हो जाएगी। इसी दिन के लिए मैं तुम्हारी बहन को ट्रेन कर रही थी। उसी से घर का सारा काम करवाती थी, ताकि शादी के बाद ससुराल में उसे काम करने में कोई परेशानी ना हो। अरे लेकिन उन्हें भी तो कल्पना पसंद आनी चाहिए ना। उन लोगों को कामकाजी बहू चाहिए। तुम्हारी बहन के बारे में जानकर वो लोग रिश्ते से मना नहीं कर पाएंगे। तुम कल ही उनके घर जाओगे और रिश्ता पक्का करके आओगे। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
अब विजय राशि के दबाव में आकर मीत से कल्पना की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। मीत के मम्मी पापा को भी कामकाजी बहू चाहिए थी, इसलिए वो लोग भी कल्पना को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल्पना शादी करके मीत के घर जाती है, जहां दुल्हन बनी कल्पना और दूल्हे मीत के स्वागत में आरती की थाली लिए उसके ससुर ललित, चारों देवर राहुल, विशाल, विनोद और आशु खड़े होते हैं और व्हील चेयर पर उसकी सास ज्योति भी वहीं होती है। वेलकम होम भाभी जी, आपका स्वागत करने के लिए आई एम सो एक्साइटेड। दहली पर चाय का कलश, हॉल के फ्लोर पर वेलकम भाभी की फूलों से बनी रंगोली, लाल गुलाब की पंखुड़ियों से हॉल से रूम तक बना रैंप, पूरे हॉल में गेंदे के फूलों की सजावट। तभी घर की इतनी भारी सजावट देखकर हैरान होकर और परेशान होकर कल्पना, ससुराल वाले अपनी बहू का वेलकम इस तरह से भी करते हैं क्या? मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा और ना सुना। लेकिन इन लोगों ने ये सब क्यों किया? अब मुझे ही ये सब साफ करना होगा। सोचा था कि थोड़ा आराम करूंगी, लेकिन आते ही अब मुझे काम करना पड़ेगा। तुम किस सोच में पड़ गई बहू? जल्दी से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। कल्पना कलश गिराकर मीत के साथ पहला कदम घर के अंदर रखती है। उसका देवर आशु उन दोनों की आरती उतारता है। बहू, मैं तो काफी लंबे समय से बीमार हूँ। अब तक ये पूरा घर तुम्हारे पति और देवरों ने संभाला हुआ था। तुम आ गई हो ना, तो अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। काम की बात करके तुम अभी से बहू को डरा दो, बेचारी थकी हुई होगी। तुम ये सब बातें बाद में कर लेना। बहू, तुम अभी अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। फर्श पर बिछे फूलों पर चलकर कल्पना और मीत कमरे में जाते हैं। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। बेड पर गुलदस्ते और गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। बेड पर बैठकर कल्पना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, बताओ मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगी अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारी मदद के लिए। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ, आराम करूंगी ही। सुबह जल्दी उठकर पूरे हॉल की साफ सफाई मुझे ही जो करनी है। मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत है भी जो काम कर सके? अब सुबह कल्पना साड़ी पहने और सुहागन का पूरा श्रृंगार किए हॉल में आती है और पूरा हॉल साफ और व्यवस्थित देखकर, ये किसने किया? कहीं मेरी सास ने तो नहीं, वो तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। तो फिर कहीं मेरे देवरों ने तो वही होंगे। यार, मुझे क्या करना? कल्पना हॉल में खड़ी सोच ही रही थी कि हॉल की सफाई किसने की। तभी वहां उसके ससुर ललित जी आते हैं। तुम यही सोच रही हो ना कि हॉल किसने साफ किया? ये सब तुम्हारे देवरों का काम है। अब तुम जल्दी से किचन में जाओ और हम सब के लिए कुछ मीठा बना दो। अब कल्पना किचन में जाकर गैस चूल्हे पर बड़े से पतीले में दूध उबालने रख देती है। तभी उसका देवर राहुल वहां पनीर लेकर आता है। भाभी जी, खीर के साथ साथ आप मेरे लिए शाही पनीर भी बना देना। ठीक है देवर जी। तभी राहुल कल्पना को पनीर देकर वहां से चला जाता है। अब कल्पना उबल रहे दूध में चावल डालकर पनीर के स्लाइस काटने लगती है। तभी वहां पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च लेकर विशाल आता है। भाभी जी, मैदा तो किचन में ही रखा है, मैं सब्जियां ले आया हूँ। आप मेरे लिए मंचूरियन बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है देवर जी। कल्पना को सब्जियां देखकर विशाल वहां से चला जाता है। अब कल्पना दूध में शक्कर डालकर सब्जियां चॉप कर रही होती है कि तभी, अरे बहू, खीर बनाने में इतना समय लगता है क्या? जल्दी लाओ, भूख लगी है। बस पापा जी, थोड़ी देर में लाई। कल्पना पतीले में पक रही खीर में ड्राई फ्रूट्स डालकर पनीर स्लाइस करने लगती है। तभी, भाभी जी, शाही पनीर बनाया नहीं? बस देवर जी, खीर पक जाए उसके बाद बनाती हूँ। मेरे 4 हाथ थोड़ी ना है जो मैं एक साथ खीर भी बनाऊं और शाही पनीर भी। भाभी जी, मंचूरियन बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? अरे बहू, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। कल्पना एक साथ 3 काम कर रही थी। कभी करछुल से भगोने में पक रही खीर चलाती, तो कभी सब्जियां चॉप करती, तो कभी पनीर के स्लाइस कट करती। अब तीनों काम एक साथ करने की वजह से खीर जल जाती है। लो, ये खीर भी जल गई, अब मैं क्या करूं? कल्पना बहू, जल्दी करो, कुछ खाने के बाद ही मैं अपनी दवाइयां खा सकती हूँ। डाइनिंग हॉल में बैठी कल्पना के पति, चारों देवर और सास ससुर बारी बारी से उसे आवाज लगा रहे थे। बार बार उनकी आवाज से और खीर जल जाने से झुंझलाई कल्पना भगोने में जली हुई खीर लेकर डाइनिंग हॉल में जाती है, जहां पहले से ही डाइनिंग टेबल पर पुलाव, बिरयानी, हलवा, छोले भटूरे, मंचूरियन, दाल मखनी और तंदूरी रोटियां रखी हुई थी। कल्पना को देखकर उसके चारों देवर एक साथ, सरप्राइज भाभी, सरप्राइज भाभी, सरप्राइज भाभी। हमें पता है कि यह आपकी पहली रसोई है, तो रसोई में हम आपकी मदद नहीं करवा सकते। भाभी जी, हम इतने सारे लोग हैं, आप अकेले खाना बनाओगी तो आपके देवरों को अच्छा थोड़े ना लगेगा। तुम्हारे चारों देवरों ने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था बहू। आओ, अपने हाथों से छूकर खाना शुभ कर दो। अब कल्पना सभी खाने के बर्तनों को छूकर शुभ करती है। अरे, तुम ये सोचकर परेशान मत हो ना कि इतना बड़ा घर अकेले कैसे संभालोगी।
हम सब और खासकर तुम्हारे चारों देवर हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। अब खाना खाने के बाद मीत ऑफिस चला जाता है और उसके चारों देवर और सास ससुर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कल्पना भी झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती है। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर रहे थे, इतने सारे जूठे बर्तन मुझे अकेले ही धोने पड़ रहे हैं। एक भी देवर मेरी मदद करने नहीं आया। बर्तन साफ करने के बाद उन्हें व्यवस्थित जमा कर कल्पना अपने रूम में आ जाती है। कल्पना अपने बेड पर उदास बैठी थी, तभी उसके चारों देवर वहां आते हैं। भाभी जी, आप उदास क्यों बैठी हो? अरे भाभी जी को कोई गिफ्ट नहीं मिला ना, इसलिए वो उदास हैं। तभी नेकलेस देते हुए राहुल। सरप्राइज भाभी जी, आपको आपके सभी देवरों और सास ससुर की तरफ से पहली रसोई पर यह नेकलेस। उदास कल्पना नेकलेस ले लेती है। आपको आपके चारों देवरों के दोनों सरप्राइज कैसे लगे भाभी जी? बहुत अच्छे। लगता है भाभी जी को अपने मायके की याद आ रही है। हाँ देवर जी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। भाभी जी चलो आपको पार्क घुमा कर लाते हैं, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी पार्क कैसे जा सकती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ। अरे भाभी जी, हम आपके देवर हैं, ज्यादा कुछ मत सोचिए। अब कल्पना के चारों देवर उसे पार्क में ले जाते हैं। पार्क में चारों देवरों के साथ आइसक्रीम खाती हुई टहलते हुए कल्पना। वाह देवर जी, आप सभी तो मेरे भैया से भी अच्छे हो। वो कभी मुझे पार्क घुमाने नहीं ले गए। भाभी जी, आप हमें अपने छोटा भाई ही समझिए। उन लोगों की बातें उनके पीछे चल रही किरण भी सुन रही थी। चलिए देवर जी, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, घर पर बहुत काम भी है। तभी वो पांचों वापस घर आ जाते हैं। शादी के दूसरे महीने शाम को कल्पना डाइनिंग हॉल में अपने चारों देवरों, व्हील चेयर पर बैठी अपनी सास ससुर और पति के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी वो भागकर किचन में जाती है और सिंक में उल्टियां करने लगती है। तभी घबराए हुए उसके चारों देवर भी उसके पीछे जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी जी आपको? भाभी जी, कुछ जल्दी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। राज, जल्दी से गाड़ी निकाल, जल्दी कर। अरे आप सब बेवजह इतना घबरा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अचानक से जी मिचलाया और उल्टियां होने लगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर कल्पना वापस डाइनिंग हॉल में आकर अपनी सास ज्योति के बगल में बैठ जाती है। तभी ज्योति उसकी कलाई पकड़ लेती है। अरे बुद्धू, ये डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है, बल्कि खुशियाँ मनाने का समय है। मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम सब चाचा। इसका मतलब भाभी प्रेग्नेंट है? हाँ बुद्धू। अरे फिर भी कल्पना को डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा ना। राहुल, विशाल, विनोद, आशु और मीत उसी समय कल्पना को डॉक्टर नवीन के क्लिनिक लेकर पहुंच जाते हैं। कल्पना की भाभी चेक करने के बाद डॉक्टर नवीन। देखिए, आप अब माँ बनने वाली हैं, तो अब आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा वजनी सामान उठाने की, नहीं तो प्रेगनेंसी पर असर होगा। आप चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, हम सब अपनी भाभी को कुछ भी नहीं करने देंगे। कल्पना का चेकअप करवाने के बाद वो पांचों उसे घर ले आते हैं। अगली सुबह कल्पना हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां आशु आकर। भाभी जी आप रहने दो, मैं कर लूंगा। आशु को झाड़ू देकर कल्पना किचन में जाकर गैस चूल्हे पर पतीला रखती है कि तभी वहां विनोद और राहुल आ जाते हैं। ये आप क्या कर रही हो भाभी जी? इस वक्त किचन में सुबह का नाश्ता बनाऊंगी और क्या करूंगी। अब से आपको किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब से किचन का सारा काम हम दोनों संभाल लेंगे, आप जाओ यहाँ से। उसी दिन शाम को कल्पना छत में सूख रहे कपड़े उठा रही थी, तभी वहां विशाल आता है। भाभी जी, आपको सीढ़ियां चढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर आपका पैर फिसल जाता तो? अब से छत का सारा काम मैं देख लूंगा, आपको छत में आने की जरूरत नहीं है। छत से आने के बाद कल्पना हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसके चारों देवर भी वहां आते हैं। ये आज तुम चारों को हो क्या गया है, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। भाभी जी, आपको डॉक्टर की कही बात याद है ना? अब से आपकी डिलीवरी होने तक घर का सारा काम आपके चारों देवर संभालेंगे, आप बस आराम करिए। प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ कल्पना सुबह साड़ी पहने घर के सामने आंगन में लगे तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। तभी उसे देखकर चंपा के घर के सामने खड़ी किरण और चंपा। बताओ कितनी किस्मत वाली है, प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सारा काम इसके देवरों ने संभाल लिया। इसे एक तिनका भी यहाँ से वहां नहीं रखने देते हैं। काश मेरे देवर भी ऐसे होते जो मेरा इतना ख्याल रखते। तुलसी के पौधे में पानी डालकर कल्पना अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठकर गर्भ संस्कार नाम की किताब पढ़ने लगती है। तभी किताब का एक पैराग्राफ पढ़कर, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को पूरा आराम नहीं देना चाहिए, घरेलू काम करते रहने चाहिए, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नहीं तो डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होती है। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद कल्पना हॉल में जाकर पोछा लगाने लगती है। तभी वहां आशु आता है। भाभी जी, मैंने आपको क्या कहा था? आपने जो कहा था मुझे सब याद है, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए देवर जी। तभी वहां राहुल, विशाल और विनोद भी आते हैं। कल्पना उन चारों को किताब में लिखी बात समझ आती है। भाभी जी, अगर ऐसी बात है तब भी आप कोई काम मत करिए, हम चारों भाई मिलकर आपके लिए कोई और व्यवस्था कर देंगे।
उस दिन के बाद कल्पना के चारों देवरों से अलग अलग एक्सरसाइज करवाने लगते हैं। राहुल कल्पना को ट्रैक सूट पहनाकर जॉगिंग के लिए पार्क ले जाता है। विशाल और राज कल्पना को छत पर जिम सूट पहनाकर कार्डियो करवाते हैं। विनोद कल्पना को रूम में योगा सूट पहनवाकर योगा करवाता है। योगा करने के बाद कल्पना, देवर जी आज मेरा खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बाजार से कुछ खट्टा ले आइए। अभी गया और अभी लाया भाभी जी। विनोद वहां से जाता है। प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ कल्पना डाइनिंग हॉल में अपने पूरे परिवार के साथ बैठी डिनर कर रही थी। कल्पना थोड़ा थोड़ा बिरयानी, छोले भटूरे, दाल मखनी और रोटियां खा रही थी। तभी उसे देखकर राहुल, क्या हुआ भाभी जी, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? ऐसी बात नहीं है देवर जी। तो फिर खा क्यों नहीं रही है? आज आपको भूख नहीं है क्या? बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा, तुझे इतना भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा खाने का मन करता है। आम, इमली, अचार ये सब मिल जाए तो मजा आ जाए। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई भाभी जी? अभी इंतजाम कर देते हैं। अब कल्पना के चारों देवर वहां से चले जाते हैं। कल्पना और मीत भी बालकनी में जाते हैं। आसमान की तरफ देख रही कल्पना से मीत, तुम्हारे आने से पूरा घर चहक उठा है। इससे पहले ये सब लोग इतने खुश कभी नहीं थे, खासकर मेरे भाई। मैं जानती हूँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं उनसे कह दूं कि मुझे आसमान के सितारे चाहिए तो मेरी खुशी के लिए वो चारों वो भी ला देंगे। तभी वहां कल्पना के चारों देवर आ जाते हैं। कल्पना को कच्चे आम देते हुए राहुल, भाभी जी ये चांद सितारे लाना हमसे नहीं होगा, अभी तो आप फिलहाल कच्चे आम से काम चलाइए। तभी कल्पना को इमली देते हुए विशाल, और इमली से भी। तभी कल्पना को अचार की बरनी देते हुए विनोद, भाभी जी मैं तो आपके लिए अचार लाया हूँ। तभी आशु के हाथ में भरी हुई बोरी देखकर, तू बोरी भरकर क्या उठा लाया आशु? अभी तो मेरे तीनों भाई आपके लिए जो भी लाए हैं उससे आपका पेट नहीं भरेगा। ये देखिए मैं बोरी भरकर नींबू लाया हूँ। जब भी आपका खट्टा खाने का मन करे खाने में नींबू निचोड़िए और भरपेट खाना खाइए। अरे वाह मेरे छोटे देवर जी, आपने तो बहुत दूर की सोची है। उस दिन के बाद से कल्पना के चारों देवर उसे कभी इमली, कभी अचार, कभी संतरे तो कभी कच्चे आम लाकर देने लगे। प्रेगनेंसी के 6वें मंथ जब कल्पना का पेट बाहर निकला तो साड़ी पहनने में उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। हॉल में बैठी साड़ी पहने कल्पना को उसके चारों देवर राहुल गाउन देते हुए, भाभी जी अब आपको साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, अब आप ये गाउन पहनना। विशाल टी शर्ट और लोअर देते हुए, देखिए भाभी जी मैं आपके लिए ये ढीली टी शर्ट और लोअर लाया हूँ। विनोद लॉन्ग ड्रेस देकर, भाभी जी आप अब से लॉन्ग ड्रेस पहनना। छोटे देवर जी आप कुछ नहीं लाए मेरे लिए? तभी प्रेगनेंसी पिलो देते हुए आशु, मैं आपके लिए ये पिलो लाया हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। तभी वहां मीत आता है और कल्पना के कंधे पर हाथ रखकर, कितने प्यारे देवर मिले हैं तुम्हें जो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये चारों मेरे वर्ल्ड के बेस्ट देवर हैं। प्रेगनेंसी के 7वें मंथ कल्पना राहुल के साथ आंगन में ही वॉक कर रही थी। उस समय उसके पैरों में सूजन थी। दर्द की वजह से कल्पना को चलने में तकलीफ हो रही थी। देवर जी मेरे पैरों में सूजन है, मुझसे चलते नहीं बन रहा है, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। इतना बोलकर कल्पना हॉल में रखे सोफे पर आकर बैठ जाती है। तभी राहुल तुरंत अपने तीनों छोटे भाइयों के साथ मार्केट जाकर एक रिक्लाइनर रिलैक्सिंग सोफा खरीद कर लाता है। तभी राहुल हॉल में सोफा लाकर, भाभी जी अब से आप इसी सोफे पे आराम करेंगी। अब विनोद और राहुल कल्पना का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हैं और विशाल और आशु कल्पना के पैर दबाते हुए, भाभी जी बहुत हो गई एक्सरसाइज और वॉकिंग, अब से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इमली, कच्चे आम, नींबू, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था आपके रूम में ही कर दी जाएगी। रूम से हॉल, हॉल से रूम, बस यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको भाभी जी। ठीक है देवर जी, मैं सब समझ गई। अब से हम चारों में से एक हमेशा या तो आपके साथ रहेगा या आपके रूम के बाहर। लेकिन क्यों देवर जी? भाभी जी जैसे जैसे डिलीवरी के दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी और हम नहीं चाहते कि आपको हमारी जरूरत हो और हम आपके पास ना हो, इसलिए अब और कोई सवाल और जवाब नहीं भाभी जी। आपका जो ऑर्डर मिस्टर राहुल, अब से कल्पना आपका हर ऑर्डर फॉलो करेगी सर। तभी कल्पना राहुल को सल्यूट करती है। कल्पना की प्रेगनेंसी के 8वें मंथ में उसके सभी घर वाले हॉल में बैठकर बेबी शावर का डिस्कशन कर रहे थे। बहू को बेबी शावर ग्रैंड होना चाहिए, ऐसा कि हमारे सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले याद रखें। हाँ होना ही चाहिए, हमारी बड़ी बहू का पहला बेबी जो है। भाभी जी का बेबी शावर ग्रैंड बनाने की जिम्मेदारी हम चारों देवरों की है। अपने सभी रिलेटिव्स और मेंबर्स को इनविटेशन देने की तैयारी मेरी।
अब डिस्कशन करने के बाद कल्पना के चारों देवर बेबी शावर ग्रैंड बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। राहुल, विशाल, विनोद और आशु मिलकर पूरे हॉल को फूलों से सजाते हैं और हॉल में बेबी शावर का डेकोरेशन करते हैं। हॉल में स्टेज लगाकर उसके बीच में सोफा रखते हैं। स्टेज को चारों तरफ से फूलों की माला से सजा देते हैं। अब होगा बेबी शावर सेलिब्रेशन ग्रैंड। फाइनली कल्पना के बेबी शावर का दिन आ ही गया। एक एक करके कल्पना की माँ, भैया और भाभी, उसकी दोनों पड़ोसने किरण और चंपा हॉल में आ चुके थे। उसके चारों देवर व्हील चेयर पर बैठी सास और ससुर कल्पना का इंतजार कर रहे थे। तभी हॉल की लाइट्स बंद होती हैं और स्पॉटलाइट कल्पना पर पड़ती है। सब देखते हैं कि कल्पना गाउन पहने मीत का हाथ पकड़े हॉल में आती है। हॉल की लाइट्स ऑन होने के बाद कल्पना के चारों देवर उसे गोद में उठाकर स्टेज पर रख के सोफे पर बिठाते हैं। भाभी जी, आपके लिए बनारस से खास मंगवाई रेशमी साड़ी। भाभी जी, आपके लिए डायमंड रिंग। भाभी जी, आपके लिए नेकलेस। भाभी जी, आपने जो हमें खुशी दी है उसके लिए ये गाउन। ज्योति फूलों का ताज पहनाकर। बहू, तुम्हारे आने के बाद हम सबकी जिंदगी फूलों से महक गई है, इसीलिए मेरी और तुम्हारे ससुर की तरफ से ये फूलों का ताज। कल्पना को ससुराल वालों का प्यार और सम्मान मिलता देखकर राशि। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। मैंने सोचा था कि कल्पना देवरों से भरे ससुराल में जाएगी तो काम करेगी, लेकिन यहाँ तो इसे रानी बनाकर रखा गया है। कल्पना के पास जाकर उसकी माँ पूजा। मुझे हमेशा तेरी चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ, तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। कल्पना के पास जाकर विजय। कल्पना, मुझे माफ कर देना। तेरी भाभी की बातों में आकर मैंने मर्दों से भरे ससुराल में तेरी शादी कर दी थी, लेकिन तेरी किस्मत है जो तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। कल्पना के देवर और ससुराल वाले धूमधाम से उसका बेबी शावर सेलिब्रेट करते हैं। फिर कल्पना के 9वें महीने की प्रेगनेंसी में हॉल में बैठे कल्पना के देवर। बताओ भाभी जी को बेटी होगी या बेटा? बेटी। बेटा। बेटी हो या बेटा, मुझे तो बस चाचा बनने की खुशी है। तभी वहां कल्पना आती है। ये किस बात की डिस्कशन हो रही है मेरे प्यारे देवर जी? हम चारों भाई आपस में डिस्कस कर रहे थे कि खिलौने और कपड़े भतीजे के लिए लेने हैं या भतीजी के लिए। अगर दोनों आ गए तो फिर? अच्छा आइडिया है, काम करते हैं, दोनों के लिए कपड़े और खिलौने ले आते हैं। तभी कल्पना का लेबर पेन शुरू हो जाता है। कल्पना पेट पकड़कर। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ भाभी जी? लगता है इसने आप लोगों की बात सुन ली, अब बहुत ही जल्द आप सबसे मिलने को बेताब है। तभी कल्पना के चारों देवरों से तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल के प्रेगनेंसी वार्ड के बेड में बेबी गर्ल के बगल में लेटी कल्पना के चारों तरफ उसके चारों देवर, सास, ससुर और हस्बैंड खड़े हैं। प्यारी बिटिया का जन्म हुआ है। मीत की माँ, तुम दादी बन गई और मैं दादा बन गया। बुढ़ापे में हम दोनों का नया जन्म हुआ है। अरे वाह, मैं चाचा बन गया। मैं अपनी भतीजी के साथ पूरा दिन खेलूंगा। मैं अपनी भतीजी को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरी भतीजी पायलट बनेगी। अरे बुद्धुओं, पहले अपनी भतीजी को घर तो ले चलो, फिर बनाना उसे जो बनाना हो। अभी तक तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ है। कल्पना, आज पूरी दुनिया की खुशियां समेट कर तुमने हम सबका जीवन खुशियों से भर दिया है। अब बहू को आराम करने दो। तुम सब घर जाओ और बहू के स्वागत की तैयारियां करो। राहुल, विशाल, विनोद और आशु घर जाकर अपनी भतीजी के स्वागत के लिए पूरा हॉल रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल ट्रेन, डॉल्स, झुंझुना, पालना, ब्लॉक, टेडी बेयर्स, बेबी शूज, बेबी फ्रॉक और बहुत से खिलौने से सजा देते हैं। अपनी भतीजी के वेलकम के लिए दहलीज पर वेलकम होम लिटिल प्रिंसेस की रंगोली बनाने के बाद वो चारों दहलीज से लेकर हॉल में रखे सोफे तक गुलाब के फूल बिछाते हैं। वो लोग किसी भी वक्त आते ही होंगे। लिटिल प्रिंसेस के वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना कहकर राहुल एक थाली में सिंदूर घोलकर विशाल पूजा की थाली तैयार करके आशु फूलों से भरी टोकरी लेकर और विनोद सफेद कपड़ा लेकर दहलीज पर खड़े हो जाते हैं। व्हील चेयर पर उनकी माँ भी साथ में होती है। घर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब और इंतजार नहीं हो रहा। जैसी बच्ची को गोद में लिए कल्पना मीत और अपने ससुर ललित के साथ दहलीज पर आती है, वैसे ही आशु फूल बरसाने लगता है और विशाल आरती उतारता है। वेलकम होम लिटिल प्रिंसेस, वेलकम होम भाभी जी। विनोद सफेद कपड़ा फर्श पर बिछाता है। राहुल बेबी गर्ल को गोद में लेकर उसके पैरों की छाप उस कपड़े में लेता है। अब बेबी गर्ल को गोद में लिए राहुल आगे चलता है और उसके पीछे उसकी भाभी और सभी घर वाले सोफे तक जाते हैं। अब सोफे में कल्पना को बिठाकर राहुल उसकी गोद में बेबी गर्ल को रखता है। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाभी जी। ऐसे कैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है देवर जी? आप सबने मेरा इतना ख्याल रखा, इसीलिए मैं अपनी बेटी के नामकरण का सौभाग्य आपको देना चाहती हूँ। बताओ बताओ, किसके लिए इतना एक्साइटेड थे? उसका कुछ नाम सोचा है या नहीं? अरे हमने कोई नाम सोचा ही नहीं।
तो आप सोच लेते हैं लिटिल प्रिंसेस का नाम होगा परी। अरे नहीं, कॉमन नाम है, इसका नाम होगा नव्या। अरे बेकार नाम है, मेरी भतीजी का नाम होगा राजकुमारी। अरे कितना आउटडेटेड नाम है, मेरी भतीजी का नाम होगा आभा। भाई तू भी रहने ही दे, अपनी भतीजी का नामकरण तो मैं ही करूंगा, लिटिल प्रिंसेस का नाम होगा खुशी। इस तरह कल्पना के चारों देवर अपनी भतीजी के नामकरण को लेकर आपस में प्यार भरी तकरार करने लगते हैं। लगता तो नहीं है कि कल्पना के चारों देवर अपनी भतीजी का नामकरण कर पाएंगे। आप ही उन्हें कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करके उनकी हेल्प कर दीजिए।